कहते हैं कि किसी भी खेल को हल्के में नहीं लेना चाहिए और आत्माओं के खेल को तो कभी भी हल्के में नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ये मौत का खेल होता है। लेकिन ऐसा ही कुछ इस फिल्म में हुआ। हेलो दोस्तों, ऑक्टीफॉक्स हॉरर मूवी टाइम पेश कर रहे हैं ब्याज दी कर्स ऑफ द डार्क वन। ये कहानी है 4 दोस्तों की जो थोड़ा मौज मस्ती के लिए एक खेल को शुरू करते हैं, लेकिन वो मौत का खेल था, जिसके बाद शुरू हुआ मौत का तांडव, जिसकी उन्हें भनक तक नहीं थी। और जब तक उन्हें इस बात का पता चला तब तक बहुत देर हो चुकी थी। तो चलिए जानते हैं इस एक्सप्लेनेशन में क्या हुआ उनके साथ और क्या वे लोग बच पाए। फिल्म की शुरुआत में हम इलियाडा, जेंक, बतुहान और आइका नाम के 4 स्कूल फ्रेंड्स को देखते हैं, जो इलियाडा के घर पर इम्तिहान खत्म होने की खुशी मनाने आए हुए थे, जहां सभी दोस्त साथ बैठकर एक हॉरर मूवी देखने लगते हैं। लेकिन किसी को भी मज़ा नहीं आता, जिस कारण सभी जेंक को कोसने लगते हैं, क्योंकि वही वो हॉरर मूवी चुनकर लाया था। तभी इलियाडा एक स्पिरिट बोर्ड निकालती है और बताती है कि उसे ये घर के बेसमेंट की सफाई करते वक्त मिला था, जिसके साथ एक किताब भी होती है। तो वो उस किताब को खोलती है और बताती है कि उसने उसे पूरा पढ़ लिया है। उस किताब में अजीब अजीब सिंबल्स थे, अनोखे रिवाज और रहस्यमयी बातें भरी हुई हैं। इलियाडा कहती है कि शायद ये एक आत्मा बुलाने की गाइड है। वो समझाती है कि ये किताब मंगोलियन अल्टाइक भाषा में लिखी गई है और इसका आखिरी चैप्टर एक निर्दयी योद्धा के बारे में है, जिसमें ज़्यादातर बातें समझ से बाहर हैं। ये सुन सभी एक्साइटेड हो जाते हैं और उस गेम की तैयारी करने के बाद इलियाडा सबको अपनी एक उंगली उस त्रिकोण पर रखने को कहती है और बताती है कि जब तक गेम खत्म ना हो जाए कोई भी उस त्रिकोण पर से अपनी उंगली ना उठाए। फिर वो आत्मा को बुलाने वाला एक मंत्र पढ़ना शुरू करती है। शुरू में कुछ नहीं होता, लेकिन जब वो दोबारा वही मंत्र दोहराती है और आत्मा से अपनी मौजूदगी का कोई संकेत मांगती है, तो अचानक मेज जोर से हिल जाती है। कुछ ही पलों बाद घर की चीजें एक एक करके गिरने लगती हैं। इलियाडा एक बार फिर सबको चेतावनी देती है कि कोई भी अपनी उंगली त्रिकोण से ना हटाए। फिर वो आत्मा से पूछती है, क्या तुम यहाँ हो? तभी दरवाज़ा अपने आप धीरे धीरे खुल जाता है और त्रिकोण हाँ पर जाकर रुकता है। इलियाडा फिर पूछती है कि आत्मा को किस नाम से पुकारा जाए। त्रिकोण धीरे धीरे सरकता है और एक शब्द बनाता है, ब्याज। अचानक घर की लाइटें फ्लिकर करने लगती हैं और उनके पीछे कुछ टूटने की आवाज़ आती है। ये सब देखकर सबके बीच डर और घबराहट फैल जाती है। बतुहान जल्दी से अपनी उंगली हटा लेता है और इलियाडा पर इल्ज़ाम लगाता है कि वो सबके साथ मजाक कर रही है। इलियाडा गुस्से में जवाब देती है कि वे अभी आत्मा को वापस भेजने ही वाले थे। तभी जैसे ही बतुहान उठकर खड़ा होता है, एक कुर्सी अपने आप सरकती है। ये देखकर सबके होश उड़ जाते हैं और डर के मारे सभी खड़े हो जाते हैं। इलियाडा और बतुहान फ्यूज़ चेक करने के लिए बाहर जाते हैं। तभी बाहर बिजली चमकती है और डर के मारे आइका जेंक का हाथ पकड़ लेती है। कुछ देर बाद लाइट्स वापस आ जाती है और बतुहान बताता है कि उन्होंने फ्यूज़ ठीक कर लिया है। आइका कहती है कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए वो घर जा रही है। ये सुनकर बतुहान और जेंक भी उसके पीछे निकल पड़ते हैं। थोड़ी देर बाद इलियाडा अपने लिए एक ग्लास में दूध डालती है, लेकिन जैसे ही वो एक घूंट पीती है तो वो दूध खून में बदल जाता है, जिसे देख डर के मारे वो उसे तुरंत थूक देती है। लेकिन जब वो दोबारा देखती है तो दूध बिल्कुल नॉर्मल होता है, जैसे कुछ हुआ ही ना हो, जिसे देख वो हैरान हो जाती है और जिसके साथ ही ये सीन यहीं कट हो जाती है। अगले दिन इलियाडा स्कूल जाने के लिए तैयार हो रही थी। तभी उसे किचन से कुछ गिरने की आवाज़ सुनाई देती है, जिसे सुन वो डर जाती है। पर वो किचन का सामान होता है, जिसे वो ठीक कर देती है। लेकिन जैसे ही वो मुड़ती है तो अचानक एक हुडेड व्यक्ति उसके सामने आके उसका गला पकड़ लेता है और अगले ही पल गायब भी हो जाता है। वो समझ ही नहीं पाती कि अभी क्या हुआ, लेकिन ये इंसिडेंट इतनी रियल था कि वो अंदर तक हिल गई थी। तो वो उस स्पिरिट बोर्ड को अपने साथ स्कूल ले जाकर लॉकर में रख देती है। तभी अचानक आइका पीछे से उसे डरा देती है और इलियाडा बुरी तरह घबरा जाती है, जिसके बाद वो अपने बाकी के दोस्तों से मिलती है और सभी से पूछती भी है कि कल रात के बाद से उनके साथ कुछ अजीब घटना घटी है कि नहीं, जिस पर सभी उस गेम को बकवास और उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। बाद में जब आइका बाथरूम में होती है तो अचानक एक दरवाज़ा ज़ोर से बंद हो जाता है और साथ ही पिछली रात की तरह लाइटें फ्लिकर होने लगती हैं। डरते डरते वो धीरे धीरे आगे बढ़ती है ताकि देख सके क्या हुआ। लेकिन जैसे ही वो दरवाज़ा खोलती है तभी 2 लड़कियां बाथरूम के अंदर आ जाती हैं। आइका देखती है कि अंदर कोई नहीं है और उसी पल लाइटें फिर से नॉर्मल हो जाती हैं, जिसे देख उसे समझ में नहीं आता कि क्या हुआ। तो उसे इग्नोर कर जब वो वापस जाने लगती है तभी वो नोटिस करती है कि उसकी ही लिपस्टिक से किसी ने वही स्पिरिट बोर्ड वाला निशान आईने पर बना दिया है, जिसे देख डर के मारे उसका चेहरा सफ़ेद पड़ जाता है,
जिसके साथ ही ये सीन यहीं कट हो जाती है। दूसरे सीन में हम इलियाडा को एक रेडियो स्टेशन में देखते हैं जहां वो आरजे का पार्ट टाइम जॉब करती है, जहां उसे एक फ़ोन कॉल आता है। वो रिसीवर उठाती है, लेकिन दूसरी ओर से सिर्फ अजीब सी खड़खड़ाहट और बेसुरी आवाज़ें सुनाई देती हैं। लेकिन कुछ पल की खामोशी के बाद फ़ोन पर एक डिमोनिक आवाज़ में एक नाम फुसफुसाती है, ब्याज। जिसके दूसरे ही पल इलियाडा के कंप्यूटर स्क्रीन पर धुंधली और अजीब सी फुटेज चलने लगती है। वही आवाज़ बार बार ब्याज का नाम दोहराती रहती है। तभी मॉनिटर पर उसी हुडेड व्यक्ति का चेहरा दिखता है, जिसे देख उसके तो रोंगटे ही खड़े हो जाते हैं और घबरा कर इलियाडा वहाँ से भाग जाती है। बाहर आके वो सभी दोस्तों को शाम के वक्त उसके घर मिलने बुलाती है, जिसे टेक्स्ट करके जब वो वहाँ से जाने लगती है तभी वो नोटिस करती है कि जहाँ थोड़ी देर पहले स्टूडेंट्स की चहल पहल थी, वो जगह अब वीरान है, जैसे वहाँ कभी कोई था ही नहीं। जिसे देख वो बहुत डर जाती है और वहाँ से भाग जाती है। दूसरी तरफ जैंक और बतूहान बायोलॉजी लैब में थे, जहाँ जैंक अब भी पिछली रात की घटनाओं से सहमा हुआ था। जिसे देख बतूहान उसे छेड़ते हुए कहता है कि लगता है इलियाडा ने हमें अच्छा बेवकूफ़ बनाया था, तू क्या सच में उन सब बातों पर यकीन करता है? फिर मजाक में कहता है, चल मैं तुझे कॉफ़ी पिलाता हूँ, जिससे शायद तेरे दिमाग के दरवाजे थोड़े खुल जाएं। जिसे कहकर बतूहान वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद जैंक फिर से अपने काम में लग जाता है। तभी अचानक एक आवाज़ होती है और वो देखता है कि एक औजार ज़मीन पर गिर गया है। घबराते हुए वो उसे उठाकर वापस मेज़ पर रख देता है, लेकिन कुछ ही पल बाद एक कैंची नीचे गिरती है, जिससे जैंक थोड़ा घबराने लगता है, लेकिन फिर भी वो सावधानी से कैंची को उठाकर अपनी जगह पर रख देता है। पर जैसे ही वो पलटता है, एक ट्रे अपने आप ज़मीन पर गिरकर ज़ोर की आवाज़ करती है और जैंक का दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगता है। उसी वक्त बतूहान वापस आता है और पूछता है क्या हुआ। जैंक घबराते हुए उसे सारी बात बताता है, लेकिन बतूहान हंसते हुए जवाब देता है, अरे छोड़, तूने ही शायद गलती से गिरा दिया होगा और ध्यान नहीं दिया। लेकिन तभी अचानक मेज़ अपने आप पलट जाती है और कमरे के सभी टीवी स्क्रीन पर वही स्पिरिट बोर्ड वाला निशान दिखाई देने लगता है, जिसे देख दोनों के चेहरे की तो जैसे हवाइयाँ ही उड़ जाती हैं, क्योंकि अब उन्हें एहसास होने लगता है कि ये सब कुछ नॉर्मल नहीं है और शायद पिछली रात के उस खेल के कारण कोई आत्मा या एंटिटी इस दुनिया में आ गई है जो अब उनके पीछे है। उसी रात इलियाडा से मिलने और रात बिताने आयका उसके घर आती है, जहां इलियाडा उसे रेडियो स्टेशन वाली बात बताने लगती है। लेकिन आयका को इस बात पर यकीन नहीं होता। उसका कहना था कि ये सब बस एग्ज़ाम के स्ट्रेस की वजह से हुआ होगा। इलियाडा जब बाथरूम में हुई अजीब घटना का जिक्र करती है तो आयका बताती है, पिछली रात हम सब शायद कुछ ज़्यादा ही डर गए थे। इलियाडा मानती है कि उसे अब तक समझ में नहीं आया कि उनके साथ वो सब क्या हुआ था, लेकिन आयका जिद पर अड़ी रहती है और कहती है, अरे नहीं, ये सब नींद की कमी का असर है, बस और कुछ नहीं। जिसके थोड़ी देर बाद इलियाडा सोने चली जाती है, लेकिन आयका वहीं हॉल में ही रुकती है। थोड़ी देर बाद आयका अपना बैग लेने के लिए उठती है, लेकिन जब वो वापस आती है तो देखकर सन रह जाती है कि उसकी नोटबुक पर वही स्पिरिट बोर्ड वाला निशान बना हुआ है। जिसे देख वो घबरा जाती है और अचानक लाइटें फ्लिकर करने लगती हैं, जो थोड़ी देर बाद ठीक भी हो जाती है। लेकिन जब वो दोबारा नोटबुक को देखती है तो उसमें स्पिरिट बोर्ड वाला निशान नहीं होता और वो नोटबुक पहले जैसा हो जाता है। जिसे देख उसे लगता है कि ये सब उसका भ्रम है। एग्ज़ाम के स्ट्रेस और नींद पूरी ना होने के कारण उसे ये सब हालुसिनेट हो रहे हैं, तो वो फ्रेश होने बाथरूम चली जाती है। लेकिन वहाँ पहुंचकर उसके कदम थम जाते हैं। आईने में उसे किसी रहस्यमयी परछाई की झलक दिखती है, जो बिना कोई आवाज़ किए बाथरूम से बाहर निकल जाती है। वो पलट कर देखती है और तभी बाथरूम का दरवाज़ा धीरे धीरे अपने आप बंद होने लगता है। आयका धीरे धीरे दरवाजे के पास जाती है। जैसे ही वो उसे खोलती है तो सामने इलियाडा खड़ी होती है। इलियाडा मुस्कुराकर कहती है, मैं तो बस तौलिया लाई थी, सोचा अगर तू नहाना चाहे तो काम आ जाएंगे। उधर बतूहान लैब में अकेला काम कर रहा होता है जब अचानक लाइटें फ्लिकर करने लगती हैं। अगले ही पल वो खुद को एक मेज़ पर बंधा हुआ पाता है। कुछ देर बाद वही हुडेड व्यक्ति धीरे धीरे उसकी ओर आता है और उसके दांत खींचने लगता है। तभी जैंक उसे जगा देता है। बतूहान हाँफते हुए कहता है, हम बड़ी मुसीबत में फंस गए हैं। जैंक घबराकर पूछता है, तूने क्या देखा था? तभी बतूहान को कुछ महसूस होता है तो वो अपने मुंह में हाथ डालता है और एक टूटा हुआ दांत निकल आता है, जिसे देख वहाँ दहशत भरा माहौल बन जाता है। उधर इलियाडा घर पर सो रही होती है। तभी वही हुडेड व्यक्ति उसके कमरे में आ जाता है, लेकिन इससे पहले कि वो हमला कर पाता, उससे पहले ही घर का अलार्म बज उठता है, जिससे इलियाडा की नींद टूट जाती है और वो हुडेड व्यक्ति भी गायब हो जाता है। जिसके बाद वो जाकर अलार्म को बंद करती है,
तब तक आयका की भी नींद टूट गई होती है तो वो भी नीचे हॉल में आ जाती है। इन सब चीज़ों से दोनों लड़कियां बहुत डर गई थीं, तो वे एक साथ सोने का डिसाइड करती हैं। अगली सुबह इलियाडा को सिक्योरिटी कंपनी से फ़ोन आता है। दूसरी ओर से आवाज़ आती है, मैडम कल रात आपके घर में कुछ गड़बड़ी दर्ज हुई थी। जिसे सुन वो कॉल को स्पीकर पर देती है ताकि आयका भी सुन पाए। इलियाडा बोलती है, हम कल रात बहुत डर गए थे, ऐसा दोबारा नहीं होना चाहिए। सिक्योरिटी एजेंट जवाब देता है, मैडम रात के वक्त एक साथ सभी 8 सेंसर्स एक्टिवेट हो गए थे, जो टेक्निकली पॉसिबल नहीं है। शायद सिस्टम में कोई खराबी आ गई हो, हम जल्द ही नया सिस्टम लगवा देंगे, और वो भी बिना किसी कॉस्ट के। उसी दिन स्कूल में सभी दोस्त कैंटीन में मिलते हैं, जहां आज सबके चेहरे पर एक डर, एक टेंशन छाया हुआ था। बतूहान बताता है कि उसने ब्याज को देखा था। इलियाडा गंभीर आवाज़ में कहती है, मुझे भी उस रात रेडियो स्टेशन में एक अजीब कॉल आया था। कोई इंसान नहीं था, वो किसी अनजान भाषा में बोल रहा था और आखिर में सिर्फ एक शब्द कहा, ब्याज। साथ ही आयका भी बोलती है, मुझे भी बाथरूम में कोई आवाज़ सुनाई दी थी और आईने पर स्पिरिट बोर्ड वाला निशान बना था। जेंक तुरंत कहता है, वही निशान हमें बायोलॉजी लैब में भी दिखा था। आयका घबराई आवाज़ में कहती है, मुझे लगता है हमें साथ रहना चाहिए ताकि कुछ भी हो तो एक दूसरे की मदद कर सकें। लेकिन बतूहान सिर हिलाते हुए कहता है, नहीं यही तो ब्याज चाहता है। जब हम सब साथ होंगे तब भी वो वही करेगा जो उसे करना है। इलियाडा कहती है, लेकिन फिर भी हम सब एक दूसरे के कांटेक्ट में रहेंगे और अगर कुछ भी अजीब लगे तो तुरंत ही बाकियों को बताएंगे। जिसे डिसाइड कर सभी वहाँ से निकल जाते हैं। दूसरे सीन में हम आयका को देखते हैं, जो लाइब्रेरी में उस सिंबल के बारे में छानबीन कर रही होती है, जहाँ आयका को वही निशान एक किताब में मिलता है। किताब में ब्लैक आइज नाम के एक ईवल स्पिरिट के बारे में लिखा था, जो एनाटोलियन और सेंट्रल एशियन की प्राचीन कथाओं में लिखा है। इन आत्माओं की शक्ति डर से बढ़ती है। वे इंसानों के मन में ऐसे भ्रम पैदा करती हैं कि सपना और हकीकत के बीच फ़र्क करना मुश्किल हो जाता है और धीरे धीरे उसके शिकार की समझ खत्म हो जाती है और वो इंसान हमेशा के लिए डर और नाइटमेयर्स की दुनिया में कैद हो जाता है। जितना ज़्यादा डर ये ब्लैक आइज निगलता है उतना ही ताकतवर होता जाता है, यहाँ तक कि वे असली दुनिया में भी नुकसान पहुँचा सकते हैं। किताब बंद करते ही आयका को एहसास होता है कि वो लाइब्रेरी में अकेली है। चारों ओर सिर्फ सन्नाटा होता है। वो कांपती आवाज़ में पुकारती है, कोई है वहाँ? और उसी पल ब्याज बिना कोई आवाज़ किए उसके पीछे से गुजरता है। आयका सीढ़ियाँ उतरते हुए तेज़ी से स्कूल से बाहर निकलने की कोशिश करती है, लेकिन कॉरिडोर की लाइटें भयानक ढंग से फ्लिकर करने लगती हैं। वो घबराकर पीछे मुड़ती है और ब्याज को अपने सामने देखती है। दहशत में आयका मुड़कर भागने लगती है, लेकिन कुछ ही कदमों बाद उसका पैर फिसल जाता है और वो ज़मीन पर गिर जाती है। वो घबराकर उठने की कोशिश करती है, लेकिन तभी ब्याज उसके पीछे पहुंच जाता है और उसका पैर पकड़कर उसे एक अंधेरे कमरे में ले जाता है और उसकी एक दर्द भरी चीख के साथ ये सीन यहीं कट हो जाता है। अगले दिन जब बाकी दोस्त स्कूल पहुंचते हैं तो उनके कदम वहीं थम जाते हैं। सामने आयका की लाश पड़ी होती है। ये देख सभी के होश ही उड़ जाते हैं। कुछ देर बाद बतूहान गंभीर स्वर में कहता है, पुलिस हम सबको बुला सकती है बयान देने के लिए। जेंक बेचैनी से जवाब देता है, पुलिस तो हमें ही आयका की मौत का जिम्मेदार ठहराएगी। हमें सब कुछ सच सच बता देना चाहिए कि क्या हुआ था। बतूहान तीखे लहजे में कहता है, और कौन मानेगा हमारी कहानी? कौन यकीन करेगा कि ये किसी आत्मा का काम था? ये कहते हुए उन दोनों के बीच बहस शुरू हो जाती है। इलियाडा बीच में आकर चिल्लाती है, बस करो तुम दोनों, आयका मर चुकी है, क्या यही वक्त है झगड़ने का? अचानक जेंक कुछ नोटिस करता है। वो कहता है, रुको, तुम्हारी गर्दन पर यह निशान क्या है? ये वही रहस्यमय निशान उसकी गर्दन पर उभरा हुआ होता है, जो असल में एक मौत का सिंबल है। जेंक कहता है, मेरे गर्दन पर भी देखो। जब वे उसकी गर्दन को देखते हैं तो वहाँ भी वही निशान बना होता है। वो निशान हर किसी के गर्दन पर था। ये देख, इलियाडा घबराई आवाज़ में कहती है, ये ब्याज का काम है, वो अब हम सबको मारने वाला है। वे तुरंत किताब निकालते हैं। उसमें लिखा होता है कि ये निशान उन लोगों पर बनता है जिन्हें ब्लैक आई ने अपना शिकार चुना है। वो आत्मा डर से अपनी ताकत लेती है। शुरुआत हल्के फुल्के डरावने एहसासों से होती है, जो धीरे धीरे भ्रम और बिहेवियर में बदल जाते हैं, और जब डर अपनी चरम सीमा पर पहुंच जाता है तो शिकार उस आत्मा से बंध जाता है। जिस्म पर निशान उभरने के बाद उसके हमले और भी भयानक हो जाते हैं और 2 से 3 सूरज ढलने के भीतर शिकार की मौत तय होती है। अर्बन लेजेंड के अनुसार, जो ऑर्कान इंस्क्रिप्शंस में लिखा है, जब शरीर पर वो निशान दिखाई देने लगता है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है और तब उस व्यक्ति को अब बचाया नहीं जा सकता। लेकिन इलियाडा पढ़ना जारी रखती है और बताती है कि प्राचीन काल में कुछ आदिवासी तांत्रिक, जिन्हें शामन कहा जाता है,
वे एकमात्र ऐसे लोग थे जिन्होंने ब्लैक आई से युद्ध किया था और बहुत कम मामलों में उन्हें हराने में सफल भी हुए थे। इसका मतलब था कि अगर वे किसी शामन को ढूंढ पाए तो शायद उनकी जान बच सकती है, जिसका मतलब उनके पास अब भी एक आखिरी उम्मीद बाकी है। इलियाडा इंटरनेट पर खोज शुरू करती है और एक पुराना आर्टिकल पाती है। बतुहान स्क्रीन पर नज़र डालते हुए कहता है, ये वही निशान है, वही जो ब्याज ने हम पर बनाया था, और ये तो तुम्हारा ही घर है। जिसे जान इलियाडा के तो होश ही उड़ जाते हैं। जिसके बाद वो आगे पढ़ती है, जिसने लिखा था कि कई साल पहले उसी जगह पर एक हत्याकांड हुआ था। जैंक बोलता है, रिचुअल के दौरान 4 लड़कियों पर हमला हुआ था और उनमें से सिर्फ एक जिंदा बची थी। इलियाडा उस अकेली जीवित लड़की जिनेब को खोजने लगती है। वो 5 साल पुराना एक आर्टिकल पाती है जिसमें लिखा है कि जिनेब अब एक स्पिरिचुअलिस्ट है जो बुरी आत्माओं से बचाव और शुद्धिकरण के रिचुअल करती है। एक और आर्टिकल से उन्हें पता चलता है कि जिनेब को उसके एक रिचुअल के खिलाफ शिकायत मिलने के बाद गिरफ्तार कर लिया गया था और लंबी पूछताछ के बाद उसे मेंटली अनस्टेबल डिक्लेयर कर एक साइकेट्रिक हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया गया। तीनों दोस्त जिनेब से हॉस्पिटल में मिलने जाते हैं, जहां जिनेब ने वही सिंबल ड्रॉ कर रखे थे। वे उसे सारी बात बताते हैं तो जिनेब बिना कुछ कहे पहले उनके गर्दन को चेक करती है जहां वो निशान बना हुआ था, जिसे देख वो बोलती है कि उन्हें अब कोई नहीं बचा सकता। इलियाडा उसे वो स्पिरिट बोर्ड दिखाती है, जिसे देख जिनेब सीधे ब्याज का नाम लेती है, जिसके बाद वो ब्याज के बारे में बताने लगती है। वो गंभीर स्वर में चेतावनी देती है, कुछ लोग इतने दुष्ट होते हैं कि ज़मीन उनके शरीर को भी अस्वीकार कर देती है और परलोक उनकी आत्मा को नहीं अपनाता। ऐसे प्रेत जो बीच में फंसे होते हैं, रक्त की भूख में जीते हैं और इंसानों को सताते हैं। ब्याज वो अब तक की सबसे ताकतवर आत्मा है जिसका तुम सामना करोगे। ब्याज एक रक्त पिपासु मंगोलियाई राजकुमार था जो काले जादू का दीवाना था। उसे एक गुरु ने काला जादू सिखाया था। उसने निर्दोष लोगों को मार डाला, उनका रक्त पिया और उनके जले हुए शवों से टावर बनवाए। उसकी क्रूरता के कारण उसके मौत के बाद धरती उसके शव को स्वीकार नहीं की, इसलिए वो यहाँ फंस गया और वहीं करता रहा जिसमें वो माहिर था, काले जादू का अभ्यास और हत्या। जेंक डर के मारे पूछता है, लेकिन तुम कैसे बच गई? जिनेब ठंडी नज़रों से उसे देखती है और कहती है, क्या मैं तुम्हें बची हुई लगती हूँ? वो आगे बताती है, ब्याज ने मुझसे मेरा बहुत कुछ छीन लिया। उसने मेरे सामने ही मेरे चचेरे भाइयों का कत्लेआम किया, फिर मेरा गला घोंट कर मार डाला, जब तक ना मेरा दिल धड़कना थम गया। लेकिन पैरामेडिक्स टीम ने मुझे वापस जीवित कर दिया। हालांकि मैं वापस जिंदा हुई, लेकिन मेरा एक हिस्सा अब भी मृत ही है। वो कहती है कि अगर वे रिवर्स रिचुअल करें तो शायद उनके पास एक आखिरी मौका हो सकता है। वो समझाती है, ब्याज को वापस भेजने के लिए उन्हें उस इनविटेशन को रद्द करना होगा। ये कहकर वो स्पिरिट बोर्ड के बैग से एक खंजर निकाल कर देती है, जिससे ब्याज को ख़त्म किया जा सकता है, और साथ ही इलियाडा को अपना प्रोटेक्शन पेडेंट देती है। लेकिन जिनेब गंभीर स्वर में चेतावनी देती है, जो भी तुम सुनो या देखो, कुछ भी हो जाए, रिचुअल बीच में मत छोड़ना। वो कहती है, किसी भी भीड़भाड़ वाली जगह पर रहो जहाँ बहुत से लोग हों। बुरी आत्माएं तभी इंसान पर हमला कर पाती हैं जब वे अकेले हों। दूसरे इंसानों के मौजूदगी में वे हमला नहीं कर पाते, जिसके बाद वे लोग वहाँ से निकल जाते हैं। बाहर आकर इलियाडा और जैंक लाइब्रेरी की तरफ चले जाते हैं, लेकिन बतुहान को कुछ काम था तो वो पार्किंग एरिया में अपनी गाड़ी की तरफ चला जाता है, जहाँ शॉकिंगली उसे वहाँ आयका दिखती है, जिसे वहाँ देख बतुहान चौंक जाता है और आयका के पीछे दौड़ता है, उसका नाम पुकारने लगता है और भागकर उसे गले लगाता है। लेकिन तभी अचानक एक तेज़ आवाज़ सुनाई देती है। जैसे ही वो मुड़कर देखने लगता है, एक कार सीधे उससे टकरा जाती है। मतलब ब्याज ने अपना दूसरा शिकार कर लिया और हम जिनेब के साथ आयका की आत्मा को देखते हैं, जिसका मतलब जिनेब जिसे भी मारता था उसकी आत्मा को वो कंट्रोल कर सकता था। खैर, तो उधर जैंक बतुहान को फ़ोन करने की कोशिश करता है, लेकिन वो नहीं उठाता, जिसे देख उन दोनों को उसके लिए चिंता होने लगती है। तभी जैंक को एक कॉल आता है, जिससे उन्हें पता चलता है कि बतुहान की मौत हो चुकी है, जिसे जान उन्हें बहुत दुख होता है कि उन्होंने अपना एक और दोस्त खो दिया। लेकिन उनके पास वक्त कम था, तो वे उस रिचुअल को करने लगते हैं। इलियाडा दृढ़ स्वर में कहती है, हम अपना इनविटेशन वापस ले रहे हैं। कुछ ही पल बाद लाइटें फ्लिकर करने लगती हैं और धीरे धीरे शेल्फ से किताबें एक एक करके गिरने लगती हैं, जिससे जैंक को डर लग रहा था। लेकिन इलियाडा उसे शांत करते हुए कहती है, मेरी ओर देखो और अपनी उंगली मत हटाओ। वो रिचुअल जारी रखती है और ब्याज को ऑर्डर देती है कि वो अंधेरे की दुनिया में लौट जाए। तभी आयका की आत्मा वहां आती है और जैंक को भटकाने की कोशिश करती है, लेकिन इलियाडा उसे याद दिलाती है वो असली नहीं है। ब्याज सिर्फ तुम्हें डराने के लिए ये सब कर रहा है,
साथ में वे रिचुअल को जारी रखते हैं और ब्याज को वापस जाने का ऑर्डर देते हुए मंत्र बोलते रहते हैं। कुछ टेंस्ड सिचुएशन के बाद लाइट फ्लिकर करना बंद कर देते हैं और सब कुछ नॉर्मल हो जाता है, जिसे देख वे रिचुअल को बंद कर देते हैं और एक दूसरे के गर्दन को चेक करते हैं, जहां अब वो निशान नहीं था, जिसका मतलब कि वे ब्याज को वापस भेजने में कामयाब हो गए थे, जिसे जान वे दोनों एक राहत की सांस लेते हैं। जिसके बाद वे वापस जाने लगते हैं, जहां नीचे उतरते वक्त जैंक को याद आता है कि वो अपना मोबाइल ऊपर ही छोड़ आया है, तो जैंक वापस लाइब्रेरी की तरफ चला जाता है और इलियाडा वहां सीढ़ियों पर ही उसका इंतजार करने लगती है। तभी वो नोटिस करती है कि उसके गर्दन पर अभी भी वही सिंबल है, जिसे जान उसके तो होश ही उड़ जाते हैं और समझ जाती है कि वो रिचुअल पूरा नहीं हुआ था। ब्याज ने उन्हें बेवकूफ़ बनाया। वो डर के मारे तुरंत ऊपर लाइब्रेरी की तरफ भागती है। दूसरी तरफ तब तक जैंक को भी वो सिंबल दिख गया था, जिसे देख वो बिना वक्त गवाए खंजर निकालकर ब्याज का सामना करने के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन ब्याज एक शैतान है, जिसे चकमा देना इतना आसान नहीं है। ब्याज अचानक उसके पीछे से आकर एक झटके में जैंक की गर्दन घुमाकर उसे मार देता है। कुछ ही देर में इलियाडा वहां पहुंच जाती है, जहां वो जैंक की लाश को देख रोने लगती है, लेकिन खुद को संभालते हुए उस खंजर को उठाने जाती है। लेकिन तभी वो खंजर अपने आप ही सरक जाता है और इलियाडा अपने सामने ब्याज को देखती है। डर के मारे इलियाडा तेजी से नीचे भागती है, बाहर निकलने की कोशिश करती है, लेकिन इसी भागादौड़ी में वो गिर जाती है और ब्याज उसे घसीटने की कोशिश करता है। इलियाडा किसी तरह खुद को छुड़ाकर फिर से भागने लगती है और भागकर बायोलॉजी लैब में छुप जाती है, लेकिन ब्याज वहां भी आ जाता है और उसका गला दबाकर अपने आखिरी शिकार को भी मार देता है। दूसरे सीन में हम पैरामेडिक्स टीम को देखते हैं, जो इलियाडा को शॉक देकर बचाने की कोशिश कर रहे होते हैं, जिसके साथ ही ये सीन यहीं कट हो जाती है। जिसके बाद कहानी कुछ महीने बाद से शुरू होती है, जहां दो दोस्त उसी स्पिरिट बोर्ड को लेकर एक घर में जाते हैं, जिससे हमें ये समझ में आ जाता है कि ये सिलसिला ख़त्म नहीं हुआ और ब्याज ने अपना अगला शिकार खोज लिया है। और इसी से बचने का उपाय जानने के लिए वे दोनों उस घर में आए हुए थे, जहां सरप्राइजिंगली हम इलियाडा को देखते हैं, जो जिनेब की ही तरह मौत के मुंह से बच के वापस आ गई थी। जिसके साथ ही ये आखिरी सीन भी यहीं कट हो जाती है। दोस्तों, अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कर देना और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब भी कर देना। इसी के साथ ये मूवी यहीं समाप्त हो जाती है। तो चलिए मिलते हैं दूसरी मूवी एक्सप्लेनेशन में, जहां डर का बसेरा हो।